नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का वो वाला पार्ट सिखाने जा रहा हूँ जो इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके बगैर इंग्लिश ग्रामर ना पूरी मानी जा सकती है और ना ही जिस उसके बगैर इंग्लिश आप सही लिख सकते हैं, ना ही उसके बगैर इंग्लिश आप सही बोल सकते हैं। तो ये जो वाला पार्ट है ये बहुत जरूरी होता है, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं और ये पार्ट है टेंस, इंग्लिश ग्रामर के टेंसेस। तो दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के जो टेंस होते हैं, टेंस तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो कोई काम फिलहाल वर्तमान में जो हम काम करते हैं या कर रहे हैं, ये प्रेजेंट टेंस में आता है। जो काम हम पहले कर चुके थे वो पास्ट टेंस में होता है, और जो काम हम आने वाले फ्यूचर में या भविष्य में करेंगे वो फ्यूचर टेंस होता है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस तीन मेन टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी फिर चार सब कैटेगरीज होती हैं, चार सब पार्ट्स होते हैं, सब कैटेगरीज होती हैं। प्रेजेंट टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर काइंड्स। नंबर वन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट के भी चार सब कैटेगरीज होती हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Future is also subdivided into four categories: future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense। इन तीनों टेंस के जो चार सब कैटेगरीज हैं, चार चार सब कैटेगरीज को अगर हम ऐड अप करें तो ये 12 टेंसेस हो जाते हैं, और 12 टेंसेस के सबके अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो हेल्प करती हैं, और ये हेल्प कैसे करती हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई भी जो सेंटेंस होता है हिंदी में जैसे मैं काम करता हूं, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश ग्रामर सिखाता हूं, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। मैं ट्यूशन पढ़ा चुका हूं, मैं 15 साल से इंग्लिश ग्रामर सिखा रहा हूं, या मैं दिल्ली जाऊंगा या मुंबई जाऊंगा। तो ये जो सेंटेंसेस है, इनको सुनने के बाद आप बता पा रहे हैं कि कौन सा प्रेजेंट का है, कौन सा पास्ट का है, कौन सा फ्यूचर का है। लेकिन इंग्लिश में तो इस तरह से ना तो गागे गी आता है, ना ही था थे थी आता है जो पास्ट को बताए, ना गागे गी आता है जो फ्यूचर को बताए, ना मैं पढ़ाता हूं, ना है आता है जो प्रेजेंट को बताता है। तो हमारे हिंदी में पहचान जो है, जिसके लास्ट में है लगा हुआ होता है, तो हम बोलते हैं कि ये प्रेजेंट का है। जिसमें लास्ट में था थे थी लगा रहता है वो पास्ट होता है, और जिसमें हिंदी में के सेंटेंसेस में गा गे गी लगा रहता है वो फ्यूचर माना जाता है। इसी तरह से इंग्लिश के सेंटेंसेस में भी कुछ ना कुछ तो होता ही है जो हमें ये बताए कि ये कौन से टेंस को बिलोंग करता है, तो वो होता है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स ही होती है इंग्लिश सेंटेंसेस में जो हमें उस सेंटेंस का टेंस बताती है कि ये कौन से टेंस की बात कर रहा है, पास्ट टेंस की बात कर रहा है, प्रेजेंट की कर रहा है, या फिर फ्यूचर टेंस की कर रहा है। सबकी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज। डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ होता है और डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होता है। इसी तरह से जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो इज, एम, आर होती है। इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होता है, आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ होता है, और एम का यूज आई के साथ होता है। सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो होती है हैज एंड हैव। हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होता है और हैव बीन का यूज प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में होता है। अब आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी चार है, आपको पता है।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। डिड एक ही हेल्पिंग वर्ब है, ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ में यूज होती है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है वाज एंड वर। वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, दोनों के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। ये भी दोनों ही इस तरह के सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ भी ये हैड बीन का यूज होता है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल एंड सेल। विल और सेल में आप ध्यान दें, यहां पे जो सेल है वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के साथ में यूज होती है। फर्स्ट पर्सन जैसे आई, वी, आवर, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं। इनके साथ फर्स्ट पर्सन के जो भी सब्जेक्ट होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, उनके साथ में सेल लगता है। और सेकंड और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ विल लगता है। बहुत पहले ये रूल था इंग्लिश ग्रामर में, जब हमने सीखी थी शुरू में कि विल का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है और सेल का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है। लेकिन बाद में इसमें चेंज कर दिया गया। इंग्लिश ग्रामर को थोड़ा अपडेट, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, इसमें चेंजिंग होती रहती है। तो इसमें भी ये चेंजिंग किया गया कि अब यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का कोई इसमें चक्कर नहीं है। इसमें पर्सन का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे विल और सेल का यूज होता है। तो सेल का यूज जो होता है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के साथ में या सब्जेक्ट के साथ में, और विल का जो यूज होता है सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट या प्रोनाउंस के साथ में यूज होता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में विल भी और सेल भी, बिल्कुल जहां पे विल लगेगा और जहां पे सेल लगेगा तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, और जहां पे विल लगेगा वहां पे सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस के साथ भी, क्योंकि यहां पे हेल्पिंग वर्ब है विल बी और सेल बी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और सेल हैव, यहाँ पे भी विल और सेल लगा हुआ है, लास्ट में सेल हैव लगा हुआ है, लेकिन विल और सेल से यहाँ पहचान जा रही है। सेल हैव का जो यूज होगा वो फर्स्ट पर्सन के जो सब्जेक्ट्स हैं और उनके साथ में, और विल हैव का यूज सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, सेल हैव बीन। यहाँ पर भी विल स्टार्टिंग में लगा हुआ है तो इससे हमें हेल्प मिलती है। सेल हैव बीन का यूज फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स और प्रोनाउंस के साथ में, और विल हैव बीन का सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस के साथ में यूज होता है। तो ये तो आपको टेंसेस और उनकी सब कैटेगरीज और उनकी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में मैंने बताया आपको। अब जो प्रेजेंट टेंस होता है, ये प्रेजेंट टेंस जैसे चार तरह का होता है, चार सब कैटेगरीज में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि प्रेजेंट ही चार कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट में इंडेफिनिट का कौन सा है, कंटीन्यूअस का कौन सा है, परफेक्ट का कौन सा है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं इंग्लिश सिखाता हूं, मैं इंग्लिश सिखा रहा हूं, दोनों में फर्क है। मैं इंग्लिश सिखाता हूं, इसका मतलब ये जनरली कि मैं सिखाता हूं, लेकिन कब सिखाता हूं? सुबह सिखाता हूं, शाम को सिखाता हूं, कल सिखाता हूं, जनरली सिखाता हूं। मेरा काम ये है कि मैं इंग्लिश सिखाता हूं। लेकिन सिखा रहा हूं, इसका मतलब फिलहाल सिखा रहा हूं, फर्क हुआ दोनों। और दोनों ही प्रेजेंट के हैं, सिखाता हूं भी प्रेजेंट का है, सिखा रहा हूं भी प्रेजेंट का है। और अगर मैं ये बोलूं कि मैं इंग्लिश ग्रामर सिखा चुका हूं, इसका मतलब है अभी रिसेंट में मैं पूरा कर चुका, मैं सिखाने का काम मैंने पूरा कर दिया है। तो इसका मतलब ये भी प्रेजेंट का ही है कि अभी अभी मैंने सिखाने का काम पूरा किया है, तो मैं इंग्लिश ग्रामर सिखा चुका हूं। और मैं 20 साल से इंग्लिश सिखा रहा हूं। अब यहां पे आप देखिए, सिखाने का काम शुरू हुआ था 20 साल पहले, लेकिन चल अभी भी रहा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट इसलिए क्योंकि शुरू पहले हुआ था, कंटीन्यूअस इसलिए कि चल अभी भी रहा है। इसीलिए ये जो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें काम शुरू तो पहले हो गया था, और वो पहले का इसमें कोई लिमिट नहीं है, पहले कितना पहले शुरू हुआ है,
चाहे वो 10 मिनट पहले हुआ है, 10 सेकंड पहले हुआ है, या 10 साल पहले, या 20 साल पहले, 50 साल पहले, लेकिन अगर वो चल अभी भी रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही आएगा। तो अब ये चारों जो सेंटेंस मैंने बोले हैं कि मैं इंग्लिश ग्रामर सिखाता हूं, मैं इंग्लिश ग्रामर सिखा रहा हूं, मैं इंग्लिश ग्रामर सिखा चुका हूं, और मैं इंग्लिश 10-20 साल से इंग्लिश ग्रामर सिखा रहा हूं, ये चारों ही प्रेजेंट के हैं, इस लेकिन चारों थोड़े थोड़े से अलग अलग, इसीलिए इनको इंग्लिश में भी 4 कैटेगरीज डिवाइड की है। जब मैं बोलता हूं कि इंग्लिश ग्रामर सिखाता हूं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। जब मैं ये बोल रहा हूं कि मैं इंग्लिश ग्रामर सिखा रहा हूं तो ये आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, रहा हूं, रहे हैं जब आ जाता है तो वो कंटिन्यूअस की कैटेगरी में आ जाता है। और जब मैं बोल रहा हूं कि मैं इंग्लिश ग्रामर सिखा चुका हूं या मैंने इंग्लिश ग्रामर सिखा दी है, यानी काम पूरा हो गया, अभी रिसेंट में काम पूरा हो चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। और अगर मैं ये बोलूं कि मैं 20 साल से इंग्लिश ग्रामर सिखा रहा हूं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। इस तरह से ही पास्ट के हैं, ऐसे ही फ्यूचर के हैं। आज हम प्रेजेंट को शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखने से पहले एक ये भी हमको जान लेना जरूरी है कि जो सेंटेंस होते हैं वो भी 4 तरह के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मैं इंग्लिश ग्रामर सिखाता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। मैं इंग्लिश ग्रामर नहीं सिखाता हूं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। लेकिन दोनों में फर्क क्या हुआ? एक में तो काम हो रहा है, अब फर्क हो रहा है कि ये काम होता है, पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है, मैं नहीं सिखाता। इसलिए अब टेंस वही है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लास्ट में तातेती भी लगा हुआ है, मैं सिखाता हूं, मैं नहीं सिखाता हूं, लेकिन सेंटेंस अलग हो गया है। टेंस सेम है, सेंटेंस अलग है। तो सेंटेंस सिखाता हूं तो अफर्मेटिव, मैं इंग्लिश ग्रामर नहीं सिखाता हूं तो नेगेटिव। और अगर मैं ये पूछूं क्या तुम इंग्लिश ग्रामर सीखते हो, तो इसमें पूछ रहा है, इंटेरोगेट कर रहा है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही। टेंस अभी भी वही है। क्या तुम इंग्लिश ग्रामर नहीं सीखते हो, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है, लेकिन इसमें सेंटेंस इसमें भी बदल गया है। तो इसलिए सेंटेंस भी 4 तरह के होते हैं। तो यहां पे जितने भी हमारे ये टेंसेस हैं, हर टेंस के 4-4 सेंटेंसेस भी होते हैं। तो अभी हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम पहले कौन सा सेंटेंस सीखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जब होता है तो उसका एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको बताता हूं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जब हम एक हिंदी के सेंटेंस को जब इंग्लिश में जब हम बोलते हैं तो इंग्लिश के सेंटेंस में पहले हिंदी के कौन से वर्ड को बोलना है ट्रांसलेट करके, फिर कौन से वर्ड को बोलना है, फिर कौन से वर्ड को बोलना है, तो ये जो सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, यही सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। तो इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का, वो होता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बोलते हैं, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। यहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना है, फोकस करना है कि अगर हमारे पास में ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, सिंगल है, अकेला है, काम करने वाला अकेला है, तो यहां पर
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दोनों में से एक, या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा, ये भी लगाना जरूरी होता है। लेकिन ये कब लगाते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा। अब एस कब लगेगा, ईएस कब लगेगा? तो एस जब अगर हमारी जो वर्ब है वो वर्ब का जो लास्ट अल्फाबेट है वो कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, जब तो एस लगेगा। और हमारी जो वर्ब का लास्ट अल्फाबेट अगर वोवेल है तो ईएस लगेगा। जैसे प्ले, प्ले का जो लास्ट अल्फाबेट है PLAY का वाई लास्ट है, तो ये कॉन्सोनेंट है, तो यहां पे सिर्फ एस लगेगा, प्ले से प्लेस बन जाएगा। लेकिन अगर यहां पे गो, गो वर्ब है, लास्ट में ओ है, वोवेल है, तो ईएस लगेगा। इस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस लगता है या ईएस लगता है। अब एग्जांपल एक ले लेते हैं। वह स्कूल जाता है। बड़ा सिंपल सा सेंटेंस लिया हमने, वह स्कूल जाता है। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लास्ट में जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी में लिखे सेंटेंस की पहचान होती है, क्योंकि हिंदी में अगर कोई सेंटेंस है तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। ये मैंने आपको बताया अभी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में जो वर्ड होता है जो काम बताता है कि काम क्या हो रहा है, वो वाला वर्ड, उसमें ता ते ती लगे हुए होता है। जैसे जाता है, वह स्कूल जाता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह रात को 10 बजे सोता है। इस तरह से ये जो लास्ट वाला काम बताने वाला जो वर्ड है उसमें तातेती लगा रहता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। उसके बाद में फिर वह स्कूल जाता है, ये हो गया। अब हमको ये देखना है कि सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखनी है, सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट इसमें कौन सा है? सब्जेक्ट है जो काम करने वाला वर्ड है, तो इसमें काम कौन कर रहा है? वह। भाई स्कूल कौन जा रहा है? वह जा रहा है, तो वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। ही। उसके बाद में कौन सा वर्ड आएगा? वर्ब। अब वर्ब कौन सा वर्ड होता है? जो कार्य, जो काम क्या किया जाए। तो इसको अगर हम पढ़ते हैं वह स्कूल जाता है, तो इसमें काम कौन सा रहा? जाता, जाने का ही तो काम हो रहा है यहाँ पे। तो जाता, जाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गो। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में एस या ईएस लगता है। तो यहां पर क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में लास्ट में वोवेल है तो ईएस लग जाएगा, तो गो से बन जाएगा ये गोज। और फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहां पे क्या हुआ? स्कूल। फिर कहां जाता है? स्कूल जाता है, तो यहां पे आ जाएगा he goes to स्कूल। टू हमने इसलिए लगाया कि जब कोई भी सब्जेक्ट जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस यानी डेस्टिनेशन पर जाता है तो डेस्टिनेशन को लिखने से पहले टू का यूज हम करते हैं। तो यहां पे ये ट्रांसलेट हो गया, वह स्कूल जाता को he goes to स्कूल। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हम अपने यहाँ, अगर आपने एक बार ये सीख लिया। पहले सबसे पहले होता है कि टेंस को पहचानना। जब हम कभी भी कोई सेंटेंस हमारे पास में इस तरह से आता है कि वह स्कूल जाता है, वह क्रिकेट खेलता है, हम सुबह नाश्ता करते हैं, हम सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं, हम शाम को ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस है जिसमें लास्ट में वर्ड में ता तेती लगा रहता है, तो आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और अफर्मेटिव अगर सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ये ट्रांसलेट कर। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं बच्चे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे वह स्कूल जाता है, इसमें लास्ट में है लगा हुआ है। अधिकतर बच्चों से जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं जब ट्रांसलेट करवाता हूं सिखाने से पहले और उनसे, तो अधिकतर 95% 98% तक बच्चे जो ट्रांसलेट करते हैं वो इज एम आर जरूर लगा देते हैं इसमें। लेकिन आपने देखा यहाँ पे कोई इज एम आर का यूज नहीं हुआ है। इज एम आर
जो है वो आप देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगेगी, यहाँ पे नहीं लगती क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाता जाता तातेती लग गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। अब जाता के बाद में है हूं कुछ भी हो, अब यहाँ पे होता मैं स्कूल जाता हूं तो हूं भी आ गया, वहां पर भी एम नहीं लगता हमारा। तो भाई इस चीज का ध्यान रहे कि ये लास्ट में जो है होता है इसकी हम अलग से कोई इज एम आर का यूज नहीं करते, क्योंकि बच्चे अपनी तरफ से इज एम आर तो फ्री में लगा देते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। तो इस तरह से दूसरा कोई भी सेंटेंस हम ले सकते हैं। अब इसी को हम अफर्मेटिव से नेगेटिव में जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें हिंदी में अगर हम बोले तो वह स्कूल जाता को अगर मैं बोलूंगा वह स्कूल नहीं जाता है तो ये नेगेटिव बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही नेगेटिव सेंटेंस बन गया, वह स्कूल नहीं जाता है। अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज होगा। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही बोलते हैं, सब्जेक्ट ही लिखते हैं, फिर यहां पे अब हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। यहां पे ध्यान रखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डच, उनका यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं हुआ था। उस हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हमने एस और ईएस का यूज किया था, लेकिन यहां पर अब क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज भी करते हैं। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी आएगा, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो हिंदी में अगर इसको लिखें तो ये हो जाएगा वह स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता है। अब हिंदी में तो हो गया वह स्कूल नहीं जाता है, इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जैसा आपको पता चल गया अभी वह तो ही। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है? सिंगुलर मतलब अकेला, तो यहां पे वह स्कूल जाता है इसका मतलब ये पता चल रहा है कि अकेला है, इसलिए सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो डज लगेगा। और फिर नॉट, ही डज नॉट, फिर यहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी गो जाता। ऑब्जेक्ट है यहां पे स्कूल, वही पहले की तरह टू स्कूल। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट जो फॉर्म थी वर्ब की उसमें हमने एस ईएस लगाया था, लेकिन यहां पर हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में अब हम एस ईएस नहीं लगाते क्योंकि ऑलरेडी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज यहां पे हो चुका है। तो इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हम बनाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, डू या डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। हिंदी में अगर इसको अगर हम बोले वह स्कूल जाता को हो जाएगा क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। अब इसमें क्या पहले आ जाता है,
क्या पहले, इसे इंटेरोगेट कर रहा है। तो इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारे पास, डू या डज, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब डू आएगा, डज आएगा, तो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट हमारे पास में वह है, सिंगुलर है, तो पहले क्या आएगा, डज। डज, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई वह, डज ही, फिर वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो, और फिर ऑब्जेक्ट स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, और लास्ट में इंटरोगेटिव सिंबल। तो यहां इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना है। अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो WH फैमिली से बनते हैं, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये सारे WH फैमिली से बनते हैं। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ही पहले रख देने से इंटरोगेट हो जाते हैं। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जो इंटरोगेटिव है लेकिन उसका आंसर यस या नो में एक्सपेक्टेड है, जैसे कि क्या तुम सुबह नहाए थे, अब इसका आंसर या तो यस होगा या नो होगा। क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो, या तो आंसर यस होगा या नो होगा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इंटरोगेटिव, जहां उन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले, हिंदी में सबसे पहले क्या आता है, और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब को पहले बोल देते हैं, उसी से ये इंटरोगेट बन जाता है। अब आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सिमिलर होता है, थोड़ा सा फर्क है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस में या डू और डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, यहां पर फिर सब्जेक्ट आया था, यहां पर भी सब्जेक्ट आया। क्योंकि ये अफर्मेटिव इंटरोगेटिव का सिंपल, इसलिए इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गई, लेकिन ये इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, इसलिए यहां पर नेगेटिव है, इसलिए नॉट भी आ गया। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। हिंदी में अगर इस सेंटेंस को अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। देखिए क्या भी आ गया इंटरोगेटिव है, और नहीं भी आ गया नेगेटिव, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने लिखा है पहले, डू और डज पहले आएगा, तो डज आएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो डज। उसके बाद में फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह, डज ही, फिर नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डज ही नॉट गो, और फिर ऑब्जेक्ट स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल। तो ये जो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के ही चार तरह के सेंटेंसेस हमने सीखे हैं। वह स्कूल जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, वह स्कूल नहीं जाता है, नेगेटिव सेंटेंस, क्या वह स्कूल जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से फिर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सीखेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट है, इस तरह से ये प्रेजेंट के चारों, फिर पास्ट के चारों, फिर फ्यूचर के चारों, ये तीन जो टेंसेस हैं, तीनों टेंसेस के चारों चारों सब काइंड्स को और इनकी जो हेल्पिंग वर्ब्स का सही यूज जिस दिन हम सीख जाते हैं, यकीन मानिए इंग्लिश ग्रामर का बहुत बड़ा पार्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम सीख जाते हैं। आगे की इंग्लिश के जो पार्ट्स हैं उनको सीखना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, और हम बिल्कुल करेक्ट
और कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलने के लायक बन जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इसके बाद में अगले वीडियो में हम अगला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। नमस्कार।